चलिए स्टूडेंट्स, तो फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। पिछली क्लास में अपन ने देखा था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तक, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एग्जैक्टली वैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड था। वहाँ पर आपको फॉर्मूला जो बताया था मैंने, जैसे यहाँ पर E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए बताया था B इज इक्वल टू एफ अपॉन स्मॉल एम। व्हाट इज स्मॉल एम? पोल स्ट्रेंथ, राइट। तो नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद मुझे जो डिस्कस करना चाहिए था आपको, वो डिस्कस करना चाहिए था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू सिंगल पोल। अब जब आप ये बोल रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पोल, लेकिन जब अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट बोला है तो उस वक्त अपन ने बोला था सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। अब दोनों बातों का मतलब समझिएगा। जो मैग्नेट होता है उसमें हमेशा टू पोल्स होते हैं। सिंगल पोल इसका मतलब कोई लॉन्ग मैग्नेट है जैसे, तो स्वाभाविक इस लॉन्ग मैग्नेट की यहाँ पर यदि आप इंटेंसिटी बताओगे तो इस पोल का इफेक्ट रहेगा, सेकेंड पोल का यहाँ इफेक्ट नहीं रहेगा, वो ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे ये m है, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की आपने डेफिनेशन दी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल। मतलब यदि आप यूनिट नॉर्थ पोल यहाँ रखेंगे तो इस मैग्नेट की वजह से, इस सिंगल पोल की वजह से जितना फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि यूनिट नॉर्थ पोल होता नहीं है, तो ठीक है किसी मैग्नेट को रख दीजिए इस पॉइंट पर जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, और इस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ सपोज स्मॉल एम है। फर्स्ट मैग्नेट जो है इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो F, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी B, वो हो जाएगी F अपॉन M फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। व्हाट इज F? फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस पोल। तो इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा इस फर्स्ट पोल की वजह से, सपोज इसकी पोल स्ट्रेंथ M डैश बोलते हैं अपन, तो इसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो आपको पता है F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम डैश अपॉन, ये डिस्टेंस सपोज R है तो R स्क्वायर। अब यदि इस फोर्स की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो B इज इक्वल टू जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई एम डैश अपॉन R स्क्वायर अपॉन M, ये एम कैंसिल, तो B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू एम डैश अपॉन R स्क्वायर। व्हाट इज एम डैश? पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट, जो सिंगल पोल जिसकी वजह से आप यहाँ पर इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं उसकी पोल स्ट्रेंथ अपॉन R स्क्वायर। बिल्कुल ऐसा ही तो फॉर्मूला आपने देखा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्यू की जगह पर एम डैश अपॉन R स्क्वायर। तो इसलिए ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम चलता है जैसा अपन ने वहाँ देखा था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। वैसे यहाँ पर हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू सिंगल पोल। नेक्स्ट अपन को देखना चाहिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो एक्चुअली में बिल्कुल जैसा अपन ने वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देखा था वैसा ही होगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो यदि हम बात करें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए, तो जैसे ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, तो यूनिट नॉर्थ पोल जिस पाथ पर मूव करेगा उसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो यदि यहाँ पर यूनिट नॉर्थ पोल आप रखोगे तो ये नॉर्थ पोल उसको रिपेल करेगा, साउथ पोल उसको अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स ऐसा लगेगा, तो कुल मिलाकर वह ऐसा चलता हुआ यहाँ पहुँचेगा। जिस पाथ पर ये यूनिट नॉर्थ पोल मूव करता है
उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। एक्चुअली में हम लोग जो मैग्नेटिक निडल है, मैंने आपको समझाया कि जो मैग्नेटिक निडल है अपन उसी को मान लेते हैं यूनिट नॉर्थ पोल। तो इसलिए कभी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी होती तो मैग्नेट के अराउंड हम लोग मैग्नेटिक निडल को रखते हैं और उसकी हेल्प से पॉइंट करते हुए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करते हैं। तो ये एक्चुअली में केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है, पर जो डेफिनेशन है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की वो सिंपल डेफिनेशन है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, it is the line on which if the tangent is drawn at any point, then it is indicate the direction of magnetic field at that point. Magnetic lines of force are the imaginary curve around the magnet. It is the imaginary curve, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है इनविजिबल है, दिखती नहीं है, मैग्नेट के चारों तरफ दिखती नहीं है। तो इट इज़ द इमेजिनरी लाइन on which if the tangent is drawn at any point, then it is indicate the direction of magnetic field at that point. मतलब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे इमेजिनरी कर्व है मैग्नेट के अराउंड, जिसके यदि किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो वो टेंजेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या शो करेगा? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। क्या शो करेगा? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल। मतलब यदि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि यूनिट नॉर्थ पोल को रखेंगे तो इस पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, टेंजेंट के डायरेक्शन। एक्चुअली में ये नॉर्थ पोल क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, साउथ पोल उसको अट्रैक्ट करेगा और इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा लगेगा। इसलिए हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जब डेफिनेशन देते हैं तो हम लोग बोलते हैं इट इज़ द इमेजिनरी लाइन अराउंड द मैग्नेट, इट इज़ द इमेजिनरी लाइन on which if the tangent is drawn at any point, then it is indicate the direction of resultant magnetic field at that point. ये एक्चुअल में डेफिनेशन है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। अब अपन को देखना चाहिए इसकी प्रॉपर्टीज। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी? प्रॉपर्टीज तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है, इट इज ए क्लोज कर्व। आउटसाइड द मैग्नेट it moves from north pole to south pole, and inside the magnet it moves from south pole to north pole. जबकि आपने देखा था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे कर्व थे? ओपन कर्व, केवल कहाँ से कहाँ चल रहे थे? प्लस टू माइनस, बस। जबकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे? क्लोज कर्व। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है, इट इज क्लोज कर्व। इट इज क्लोज कर्व, क्लोज कर्व। Outside the magnet it moves from north pole to south pole, and inside the magnet it moves from south pole to north pole. Second property, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो इस तरीके से होती हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। कहने का मतलब ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अब क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती? तो सिंपल सा रीज़न है, यदि ये इंटरसेक्ट करेंगी तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहाँ पर एक टेंजेंट आप ऐसा ड्रॉ कर दोगे इस कर्व के लिए, और एक टेंजेंट आप ऐसा ड्रॉ कर दोगे इस कर्व के लिए। ये टेंजेंट क्या शो करेगा? इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस डायरेक्शन, जबकि ये टेंजेंट क्या शो करेगा? इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस डायरेक्शन। और कभी भी एक फिक्स पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के दो डिफरेंट, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के दो डिफरेंट डायरेक्शन नहीं हो सकते। यही रीज़न है कि कभी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो मैग्नेट के पोल के क्लोज यहाँ पर कैसी हैं? डेंसर।
जबकि इतने ही वॉल्यूम में आप देखें तो रेयरर है। यहाँ पर देखिए ये 3 ऊपर की आ गई, 3 ही आ गई, रहती तो हजारों में है, पर अभी मुझे ड्रॉ करना दिक्कत है ना। तो आपको फिर भी दिख रहा है इतने ही वॉल्यूम में इस साइड से भी रहेंगी, इस साइड से भी रहेंगी, बहुत ज़्यादा डेंसिटी हाई रहेगी। सेम वॉल्यूम में आप यहाँ बात करोगे तो काफ़ी कम रहेंगी। दैट मीन्स मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इट इज़ डेंसर नियरर द पोल्स एंड रेयरर अवे फ्रॉम द पोल्स। हमेशा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो पोल्स के क्लोज कैसी होती है, डेंसर, और पोल से दूर कैसी होती है, रेयरर। फोर्थ प्रॉपर्टी ऐसी है कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बिहेव्स एज ए स्ट्रेच स्ट्रिंग along the direction of its length, and due to this unlike poles are attracts to each other। कभी भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होती हैं वो अपनी लेंथ के डायरेक्शन में कैसा बिहेव करती है, एज ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, ऐसा खींची हुई डोरी के समान, एज ए स्ट्रेच स्ट्रिंग। और यही रीजन है कि हमेशा अनलाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जबकि यही मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करती हैं, ऐसा, इस तरीके से। और यही रीजन है कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इट टेंड्स टू कीप अवे normal to its length, and due to this the like poles are repels to each other। हमेशा अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे से हटने की कोशिश करती है, और यही रीज़न है कि लाइक पोल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये है एक्चुअली में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की मेन प्रॉपर्टीज़। पर आप समझ जाइएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड, बार बार आप जो मैग्नेटिक फील्ड टर्म्स यूज करते हैं ना, वो डेवलप ही इनके कारण होती है। चूंकि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स मूव कर रही हैं, उसके कारण क्या डेवलप हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। और जब ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पैरेलल होती है तो अपन उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरीके से होती हैं, डाइवर्जेंट या फिर कॉन्वर्जेंट, तो उसको अपन मानते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होती है मैग्नेट से किसी भी एंगल से बाहर निकल सकती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो हमेशा चार्ज सरफेस पर कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर। हमेशा पॉजिटिव चार्ज के सरफेस से कैसी बाहर निकलती है, परपेंडिकुलर बाहर निकलती है, और नेगेटिव चार्ज पर कैसी इंटर करती है, परपेंडिकुलर इंटर करती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है वो हमेशा चार्ज सरफेस पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर। इट इज ऑलवेज नॉर्मल एमिटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज सरफेस एंड नॉर्मल इंटर्स इनटू द नेगेटिव चार्ज सरफेस। जबकि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के साथ ऐसा नहीं है, यह मैग्नेट के सरफेस से किसी भी एंगल से बाहर निकल सकती है और किसी भी एंगल पर यह इंटर कर सकती है। तो ये दोनों में फ़र्क है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स में और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये फ़र्क भी आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एक डिफरेंस तो आपको शुरू में ही समझ में आ गया ना, ये क्लोज कर्व है और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है, ओपन कर्व है। सेकंड आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा चार्ज सरफेस पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर। पॉजिटिव चार्ज सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज सरफेस पर परपेंडिकुलर इंटर करती हैं। जबकि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के साथ ऐसा नहीं है, यह मैग्नेट के सरफेस से किसी भी एंगल से बाहर निकल सकती हैं और किसी भी एंगल पर इंटर कर सकती है। स्वाभाविक है, नॉर्थ पोल से बाहर निकलेंगी और साउथ पोल पर इंटर करेंगी। तो ये दोनों में फ़र्क है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में।
तो नेक्स्ट बच्चों मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को अपन कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने वहां पर पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। याद कीजिए आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या आया था, इसको आपने P से डिनोट किया था और P इज इक्वल टू आया था Q इंटू 2A। बिल्कुल वैसा ही ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तो यदि कोई मैग्नेट है, शॉर्ट मैग्नेट, तो इस मैग्नेट के लिए डेफिनेटली इसकी पोल स्ट्रेंथ, इस पोल की और इस पोल की, दोनों पोल की पोल स्ट्रेंथ तो सेम होगी ना, क्योंकि ये मैग्नेट बनेगी किसकी वजह से, नंबर ऑफ रोज की वजह से। और यहाँ पर एक साइड पर क्या होंगे, सारे नॉर्थ पोल, और यहाँ पर एक साइड साउथ पोल, जितने नॉर्थ उतने साउथ, इसलिए यहाँ की पोल स्ट्रेंथ और यहाँ की पोल स्ट्रेंथ कैसी होगी, इक्वल। और मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में पोल थोड़ा अंदर बनते हैं और पोल्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको अपन बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन पोल्स इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। और मैंने आपको समझाया था कि ज्योमेट्रिकल लेंथ ज़्यादा होती है। व्हाट इज ज्योमेट्रिकल लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ। एंड व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। और चूंकि बताया था कि पोल्स थोड़ा अंदर बनते हैं, इसका मतलब इफेक्टिव लेंथ हमेशा लेस होती है किससे, ज्योमेट्रिकल लेंथ से। लेकिन जब अपन लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो उस वक्त हम लोग ज्योमेट्रिकल लेंथ को ही इफेक्टिव लेंथ मानने लगते हैं। और ये जो इफेक्टिव लेंथ है इसको हम लोग जनरली 2L से डिनोट करते हैं। अब जनरली बच्चे मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं कि सर ये इफेक्टिव लेंथ को अपन 2L से क्यों बताते, L से क्यों नहीं बताते। तो उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि आगे जो डेरिवेशंस होते हैं उनमें हाफ लेंथ ही रिक्वायर्ड होता है, उसका स्क्वायर वगैरह भी करना पड़ता है, जैसा आपने वहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए भी किया है। इंटेंसिटी जब फाइंड की थी ऑन एंड ऑन पोजीशन, ऑन एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर, तो हाफ लेंथ की ज़रूरत पड़ी थी, स्क्वायर करना पड़ा था। तो आपने 2A लिया था डिस्टेंस, हाफ हो गया A, स्क्वायर करा तो A स्क्वायर। तो जो फॉर्मूले फॉर्म हुए थे वो सिंपल फॉर्म में आए थे। यदि आप L ले लेते तो हाफ कितना होता है L/2, स्क्वायर करते L²/4, तो जो फॉर्मूला डेवलप होता वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इसीलिए हम लोग जो मैग्नेटिक डायपोल है या इलेक्ट्रिक डायपोल है उनकी लेंथ को, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए 2A लिया था, यहाँ पर अपन 2L लेते हैं। और डेफिनेशन भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं और कैपिटल M इज इक्वल टू होता है स्मॉल m इंटू 2L। मतलब यदि मैं आपसे डेफिनेशन बोलूँ डायपोल मोमेंट की तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए डायपोल इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। यदि मैं आपसे, अच्छा ये जो डायपोल मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन होता है ये अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ बताया था मैंने, नॉर्थ टू साउथ। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन में होता है वो होता है साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and its direction is opposite to magnetic field. थर्ड, यदि मैं आपसे बोलूं कि चलिए मुझे बताइए इस डायपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि स्मॉल m के लिए मैंने बताया था आपको A इंटू L, एम्पियर इंटू मीटर, और यहाँ 2L मतलब लेंथ है तो मीटर L, तो डेफिनेटली हो जाएगा m0 L² T0 A1, या फिर AL स्क्वायर भी बोल सकते हो। यदि मैं आपसे SI यूनिट यदि पूछूं तो आप SI यूनिट कैपिटल M के लिए बता सकते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ की मैंने यूनिट आपको बताई थी एम्पियर इंटू मीटर और लेंथ के लिए मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, पर ठीक है उनको अपन पूरा कंप्लीट डिस्कस करते हैं, अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं।
तो पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो अपन देखते हैं। तो चलिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जनरली एग्जाम में। देखिए जरा, यदि मान लीजिए सपोज ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m, इफेक्टिव लेंथ है 2l। अब मेरा क्वेश्चन यहां पर बनेगा स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ और यहां पर अपन बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पोल स्ट्रेंथ तो अपन ने बोल दिया स्मॉल m और मैग्नेटिक मोमेंट बोल दिया कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m टू 2l। अब क्वेश्चन ये है कि इसी डायपोल को, इस मैग्नेट को यदि हम इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू पार्ट्स में कट कर दे तो हर पार्ट की पोल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी और मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में भी ऐसे ही बनता है। इफ द पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट इज स्मॉल m and magnetic moment capital M, and if it is cut into two equal parts longitudinally, then what will be the value of pole strength and magnetic moment? ऑप्शन भी रहेंगे आपको, तो मुझे बता सकते हैं इस केस में पोल स्ट्रेंथ कितनी बनेगी और मैग्नेटिक मोमेंट कैसा बनेगा, कितना होगा। यही क्वेश्चन मैं आपको ऐसा कर दूं कि ये मैग्नेट है, सेम मैग्नेट, और इसको यदि हम लेटरली टू इक्वल पार्ट्स में, लेटरली का मतलब लेंथ के ठीक परपेंडिकुलर टू इक्वल पार्ट्स में, तो इस केस में पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। फिर यही क्वेश्चन ऐसा बनता है कि सेम मैग्नेट को, फर्स्ट मैग्नेट, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से कट कर दे, 4 पीसेस में, ये एक, ये और एक ये, तो फिर हर पार्ट के लिए पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। यही क्वेश्चन ऐसा बनता है कि यही मैग्नेट है और इसको सेमी सर्कुलर फॉर्म में ऐसा बेंड कर दिया गया है, तो अब इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी और मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनते हैं। ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको, वो ऑप्शंस सिलेक्ट करना होगा। तो सोचिए, बताइए मुझे। देखो बच्चों, पोल स्ट्रेंथ मैंने बताया था किस वजह से डेवलप होती है, नंबर ऑफ रोज की वजह से। मैंने आपको समझाया था कि मैग्नेट जो, जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, चाहे वो आयरन बोल लीजिए, चाहे निकल बोल लीजिए, चाहे कोबाल्ट, मैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलोगे, जिनसे आप मैग्नेट बना सकते हो। ये जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं नॉर्मल कंडीशन में एज ए मैग्नेट बिहेव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? एक्चुअल में इन मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट रहते हैं। मॉलिक्यूल उस साइज में टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स रहते हैं, लेकिन रहते कैसे हैं, रैंडमली अरेंज रहते हैं, रेगुलर वे में नहीं रहते हैं। भाई ये ऐसा, फिर ये ऐसा, यहाँ ऐसा, कोई ऐसा, कोई ऐसा, कोई ऐसा, ऐसा। और हर टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट में मैंने समझाया था 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। इसके पास में ये है तो यहाँ पर साउथ रहेगा, यहाँ नॉर्थ रहेगा, यहाँ पर साउथ नॉर्थ, ऐसा पूरा अरेंजमेंट रहता है। जैसे इसके साथ बोलोगे तो यहाँ पर नॉर्थ है तो यहाँ साउथ रहेगा, तो यहाँ साउथ रहेगा, फिर यहाँ नॉर्थ, फिर यहाँ साउथ रहेगा, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ। उसका रीज़न है कि हमेशा अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो क्लोज में अनलाइक पोल्स ही रहेंगे। बाद में आप क्या करते हो, किसी मैग्नेट से जब इसको कंटिन्यूस फ्रिक्शन करते हो तो ये सारे टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, पूरे के पूरे जो हैं एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं ऐसा।
नॉर्थ पोल से कर रहे हो तो यहाँ साउथ रहेगा, नॉर्थ, फिर साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ। जैसे मैं एक रो बता रहा हूँ, ऐसी लाखों रो रहती हैं और सारी रोज के यहाँ पर क्या रहेंगे, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, सबके यहाँ पर साउथ 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 साउथ। इन सबका टोटल पावर एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलने लगते हैं नॉर्थ पोल। जैसे वो पॉलिटिकल पार्टी रहती ना, उसमें एक 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 वर्कर रहता है उनकी पार्टी का, सब एक जगह इकट्ठे बन गए तो पार्टी बन गई। वैसे ये नॉर्थ पोल सब एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होगा, नॉर्थ पोल। ऐसे ये साउथ साउथ, इनका सबका पावर एक जगह पर कंसंट्रेट, उसको साउथ पोल बोलते हैं। तो इसमें जो रोज हैं, ये जितनी नंबर ऑफ रोज अलाइन हुई है उसकी वजह से क्या आती है, पोल स्ट्रेंथ, ताकत आती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। स्वाभाविक यहाँ पर पूरे नॉर्थ है। अब इसके पास में दिया आप किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस आयरन को लाओगे तो क्या होगा, उसके अंदर बहुत सारे टाइनी मॉलिकुलर मैग्नेट्स होंगे, सबके साउथ पोल को ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जनरेट हो गई। इसलिए मैग्नेट बन गया और ये मैग्नेट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करने लगे। तो जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो ये नंबर ऑफ रोज की वजह से होती है। यदि मान लीजिए, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए ले रहा हूं, मान लीजिए मैग्नेट है और इसके अंदर 100 रोज अलाइन हुई हैं, मतलब यहां पर 100 नॉर्थ पोल होंगे। ऐसे ही एक और मैग्नेट ले लीजिए और उसके अंदर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 50 रोज अलाइन हुई हैं, 50, तो यहां पर 50 नॉर्थ पोल होंगे। तो यहां जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आएगी, पोल स्ट्रेंथ आएगी, वो 50 नॉर्थ पोल की वजह से आएगी, जबकि यहां पर 100 पोल्स की वजह से। स्वाभाविक इसकी पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। मतलब पोल स्ट्रेंथ जो होती है वो नंबर ऑफ रोज की वजह से होती है। अब जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन किया है उसमें ये मैग्नेट था और इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम बोला, मैग्नेटिक मोमेंट वो, तो आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू 2L होगा। जब आप इसी मैग्नेट को ऐसा कट कर देंगे इक्वल 2 पार्ट्स में, तो स्वाभाविक है जो जितनी रोज होंगी वो हाफ इसको मिलेंगी और हाफ इसको मिलेंगी। मतलब अब यहाँ पर समझने के लिए यदि मैं बोलूँ आपसे कि मान लीजिए 100 रोज अलाइन थी, तो 50 इस पार्ट को मिल गया और 50 इस पार्ट को मिल गया। मतलब पोल स्ट्रेंथ जस्ट कितनी हो जाएगी, हाफ, इसकी भी हाफ इसकी भी हाफ, मतलब यहाँ जाएगा m/2। कितना हो जाएगा, m/2। जबकि मैग्नेटिक मोमेंट की बात करोगे तो सपोज मैग्नेटिक मोमेंट m डैश, तो आप क्या बोलोगे, m/2 इंटू 2L, क्योंकि लेंथ तो अभी भी सेम है, 2L है, इसकी भी 2L है। अब आपको पता है m इंटू 2L एक्चुअली में क्या है, कैपिटल M, इसका मतलब कैपिटल m/2। इसका मतलब है कि ये टोटल जो आपके पास मैग्नेट था उसको 2 इक्वल पार्ट्स में आपने कट किया लॉन्गिट्यूडनली, तो हर पार्ट की पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी m/2 और मैग्नेटिक मोमेंट भी हो जाएगा m/2। लेकिन आपने ऐसा कट किया लेटरली 2 इक्वल पार्ट्स में, तो नंबर ऑफ रोज का डिवीजन नहीं हुआ। यदि अभी 100 थी तो अभी इसके पास भी 100 रहेंगी और सेकंड पीस जो है उसके पास भी 100 रहेगी, तो इसका मतलब पोल स्ट्रेंथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यहां पर भी पोल स्ट्रेंथ m की m रहेगी, यदि इसकी m थी तो इसकी भी m रहेगी। लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट तो आप बोलोगे m इंटू 2L/2, क्योंकि जब आपने ऐसा कट किया तो टोटल लेंथ 2L थी, अब इस पीस की कितनी हो जाएगी, 2L/2। लेकिन स्मॉल m इंटू 2L को क्या बोल रहे हो आप, कैपिटल M, m/2। तो जब आप लेटरली कट करते हैं तो पोल स्ट्रेंथ तो इक्वल हो गई, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा। और जब आप इस तरीके से 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं तो आपको क्लियर दिख रहा है कि पोल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, m/2, इसकी भी इसकी भी इसकी भी इसकी भी, तो m/2 हो गई।
और रहा सवाल मैग्नेटिक मोमेंट का एम डैश, तो चूंकि पोल स्ट्रेंथ तो हर पीस की हाफ हो ही चुकी है, पोल स्ट्रेंथ जो है वो तो कितनी हो गई है, m/2 हो गई है 4 इक्वल पार्ट्स में। इसमें कितने 100 रोज थी, 100। अब यहाँ पर कितने बचेंगे 50, इसके पास भी 50, इसके पास भी 50 रोज, इसके पास भी 50 रोज, 50 रोज। तो पोल स्ट्रेंथ कितनी हो गई m/2 हर पीस की। और मैग्नेटिक मोमेंट आप बोलोगे तो हो जाएगा m डैश इज इक्वल टू m/2 इंटू हर पीस की इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी 2l/2, टोटल लेंथ 12 थी, इसकी कितनी बचेगी 2l/2। तो इसलिए हर पीस के लिए आप सोचोगे, क्योंकि स्मॉल m इंटू 2l क्या होता है कैपिटल M, हो जाएगा कैपिटल M/4। तो यहाँ पर जब इस तरीके से 4 इक्वल पार्ट्स में कट करोगे तो पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी m/2 हर पीस की, और हर पीस का मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा m/4। लेकिन जब आपने इसको सेमी सर्कुलर फॉर्म में बैंड किया है, इस तरीके से बैंड किया है, तो आपने नंबर ऑफ रोज के ऊपर कोई डिवीजन नहीं किया है। जो 100 रोज थी वो ऐसी ही अलाइन है पूरी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए पोल स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, सेम m। लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हो जाएगा m डैश इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2r, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ की डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। और यदि आपने सेमी सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है इसको, तो ये पूरा जो रहेगा वो डायमीटर हो जाएगा, तो 2r हो जाएगा। तो इसलिए m डैश इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2r। लेकिन अब ये r की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको मालूम है यही मैग्नेट जो था जिसकी लेंथ 12 थी, इसी को आपने बेंड किया है सेमी सर्कुलर फॉर्म में। और आपको ये भी क्लियर है कि जो सेमी सर्कल होता है उसकी सरकमफ्रेंस यदि आप बोलोगे पाई r, तो पाई r इज इक्वल टू हो जाएगा 2l। इसको आप क्या बोलोगे पाई r, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या 2l। तो इसका मतलब r इज इक्वल टू वॉट 2l/पाई। यदि यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो m डैश इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2 इंटू आर की जगह हो जाएगा 2l/पाई। तो m डैश इज इक्वल टू 2 बाहर निकाल दो, m इंटू 2l अपॉन पाई। तो इसका मतलब m डैश इज इक्वल टू ट्वाइस m इंटू 2l मतलब क्या होता है कैपिटल M अपॉन पाई। तो जब आप सेमी सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे सेम मैग्नेट को, तो पोल स्ट्रेंथ तो m रहेगी, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 2m/पाई। मेरे ख्याल से मेरी बात आप लोग को सबको समझ में आई है। तो चलिए स्टूडेंट एक सिंपल सा अपन कंपैरिजन करते हैं जो अभी आपने पढ़ा मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो थोड़ा सा देखो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, काफ़ी सिमिलरिटी आ रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप चार्ज बोलते हैं, जबकि मैग्नेटिज्म में आप देखिए मैग्नेट के लिए क्या यूज़ करते हैं चार्ज के जगह, पोल स्ट्रेंथ, राइट। फिर आपने देखा होगा वहाँ पर कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ देखा था, F इज इक्वल टू, या इससे भी पहले मैं आपको बोलूँ तो एप्सिलॉन देखा है आपने, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r बोला था। यहाँ पर आपने एप्सिलॉन नॉट को बताया था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू आपने बताई थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जबकि एप्सिलॉन को आपने बोला था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन r को आपने बोला था रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बिल्कुल सेम ऐसा ही यहाँ पर भी लिखा आपने म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर।
यहाँ पर म्यू नॉट को आपने बोला परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू आपने बताई है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपने बताई थी 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जबकि यहाँ पर आपने म्यू नॉट इसको बोला परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू बताइए 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। जबकि डिफरेंट मीडियम्स के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू डिफरेंट होती है और एप्सिलॉन आर की भी डिफरेंट होती है। इसमें एप्सिलॉन को आपने बोला था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जबकि यहाँ म्यू को आप बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। यहाँ पर आपने बोला था रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दिस इज रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। डेफिनेटली डिफरेंट मीडियम्स के लिए इनकी वैल्यू डिफरेंट होती है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट जो था वो कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ था, वो था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जबकि यही चीज यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स के लिए आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M1 M2 बाय आर स्क्वायर। M1 M2 पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट्स, टू मैग्नेट्स को यदि हम एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखते हैं और यदि एक मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ M1 है और सेकंड की M2, तो उनके बीच में लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला ये था। और डेफिनेटली इसमें म्यू 0/4 पाई की वैल्यू कितनी थी 10⁻⁻7। तो जैसे यहाँ पर अपन बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से F इज इक्वल टू 10⁻⁻7 इंटू M1 M2 बाय आर स्क्वायर। अब इसमें से आपसे एक चीज क्वेश्चन यहाँ बनता है, यदि पूछा जाए आपसे बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो डेफिनेटली आपका आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होगा। क्योंकि आप देखिए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 9 इंटू 10⁻9 बहुत बड़ा है, तो फोर्स की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी, प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। जबकि यहाँ पर देखिए वैल्यू छोटी है, काफ़ी छोटी है, तो इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट छोटा जाएगा। डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कैसा स्ट्रांग फोर्स होगा एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कंपेरेटिवली वीक फोर्स है इसके कंपेयर में। नेक्स्ट यदि मैं आपसे बात करूं तो आपने फोर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बोला था F/Q, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जबकि यहाँ पर आपने बोला इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल। तो इसलिए इसका फॉर्मूला जो था E की जगह आप B से डिनोट कर रहे हो, और E इज इक्वल टू F/m, ये आया था। फिर इसके बाद आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज R की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी E, तो इसका फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, Q बाय आर स्क्वायर। जबकि यहाँ पर जो है सिंगल पोल, इसकी वजह से यहाँ पर R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जबकि इस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ M है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट अपॉन 4, Q की जगह M। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो आपने इसके बाद डायपोल देखा है, तो डायपोल के लिए यदि अपन बात करते हैं तो यहाँ डायपोल मोमेंट P बोला था Q इंटू ऑफ 2a। व्हाट इज 2a? डायपोल लेंथ। जबकि यही चीज आपने मैग्नेट के लिए बोला है डायपोल
मोमेंट कैपिटल M, तो स्मॉल m इंटू 2l. व्हाट इज स्मॉल m? पोल स्ट्रेंथ. ऐसे यदि आप बात करें तो इस डायपोल की वजह से एक्सिस पर यहां, जिसको आप लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी बोलते हैं, EX, इंटेंसिटी का फॉर्मूला था आपका 1/4πε0 इंटू P/r³. व्हाट इज आर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल? बिल्कुल वैसे ही यदि ये डायपोल है और इसके सेंटर से एक्सिस पर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, यहां पर यदि आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएं Bx, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन कहलाती है. इसी को एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, इसी को ऑन एक्सिस भी बोलते हैं. तो ये हो जाएगा आपका μ0/4π इंटू कैपिटल M/r³. यहां पर 2 था, ट्वाइस, यहां भी ट्वाइस है लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर. जबकि यही चीज आपने लेटरल पोजीशन पर बात करें यहां पर, तो इंटेंसिटी EY, इसका फॉर्मूला था आपका 1/4πε0 इंटू P/r³. लेटरल पोजीशन पर डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर यदि यहाँ कोई पॉइंट है, या इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है, या फिर इसी को बोल सकते हैं EY इज इक्वल टू EX/2. मतलब लेटरल पोजीशन में इंटेंसिटी कितनी होती है? जितनी एक्सिस पे होती है उसकी जस्ट हाफ. बिल्कुल वैसे यदि यहाँ पर बात करें, यदि यह मैग्नेट है, इसकी लेटरल पोजीशन पर यहाँ पर r डिस्टेंस पर यदि कोई पॉइंट है, इस पर हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएं By, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा μ0/4π इंटू M/r³. या फिर इसी को आप बोल सकते हैं इज इक्वल टू Bx/2. Bx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ By. मतलब एक्सिस पर इंटेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है? जितनी लेटरल पोजीशन पर है उसकी जस्ट डबल. और ये तो आप लोग प्रैक्टिकली फील भी करते हैं. मैग्नेट जो होता है उसका मैग्नेटिक पावर एक्सिस के डायरेक्शन में ज़्यादा होता है. जब मैग्नेटिक सब्सटेंस को आप लाते हैं तो वो ऐसा एक्सिस पर जब रखते हैं तो जल्दी तेज़ी के साथ वो अट्रैक्ट करता है, क्योंकि एक्सिस पर जो उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू हाई रहती है. तो बिल्कुल सिंपल कंपैरिजन देखिए आप, आपको फॉर्मूले भी बहुत आसानी के साथ याद होते जाएंगे, राइट?